मेरा नाम मरहा है। मेरी उम्र 18 साल की थी कि मोहल्ले वाली आंटी मेरे लिए 40 साल के मोटे ताजे मर्द का रिश्ता लेकर आई। ये सुनकर तो मैं खुशी से पागल हो रही थी क्योंकि मुझे शादी का बहुत शौक था। मैं अपनी अम्मी से कहा कि कर दो मेरा रिश्ता, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो पहली चाहत किस नंबर 36। फिलहाल की बीमारी का सुनकर उसके भाई भाभी और उनके बच्चे भी फिलहाल से मिलने आए थे। फिलहाल के भाई के दो बच्चे थे, बेटी अलीजा और बेटा ताबिश। अरहम का हम उम्र था, जबकि बेटी हुबा से तकरीबन 2 साल बड़ी थी। आपस के इख्तिलाफात के बावजूद भी बच्चे आपस में मिलते थे। अरहम और ताबिश की आपस में बहुत दोस्ती थी। वो दोनों एक साथ ही पढ़ते थे। फिर अरहम का इंटरेस्ट मेडिकल साइंस में था और ताबिश का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में, और सब्जेक्ट अलग होने की वजह से अब उन दोनों की मुलाकात कम हुआ करती थी, मगर फिर भी टाइम निकाल कर वो दोनों मिल लिया करते थे। अलीजा अलबत्ता छोटी थी, मगर उसका इंटरेस्ट भी मेडिकल साइंस में ही था। अरहम बहुत ज़हीन और लायक था, इसलिए उसे मेडिकल में आसानी से सीट मिल गई थी। अब वो डॉक्टर बन रहा था और ताबिश इंजीनियरिंग कर रहा था। अलीजा अभी स्कूल में ही थी, मगर उसका कहना था कि वो भी डॉक्टर बनेगी क्योंकि उसे भी मेडिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। इतने अरसे बाद फिलहाल की भाई भाभी के जाने के से उसकी याद आ गई थी। अब जब फिलहाल से मिलने आए तो इन्हें फिलहाल की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ था। भाई और भाभी ने फिलहाल से माफ़ी मांगी तो फिलहाल ने भी इन्हें माफ़ कर दिया था, जबकि उसकी बहन सद्दफ शादी के बाद ज़्यादा खुश नहीं थी, मगर मजबूरी थी कि उसके दो बच्चे थे और उन दोनों की वजह से उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। शोहर भी ज़्यादा अच्छा नहीं था और ससुराल वाले भी बदतमीज़ किस्म के लोग थे, लेकिन ये उसका अपना फैसला था, सो उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। सद्दफ भी काफ़ी सालों बाद फिलहाल से मिलने आई तो अपनी बहन को देखकर फूट फूट कर रो दी कि जिस फरियाल का चेहरा देखकर खुश होया जाया करता था, आज वही फरियाल बिल्कुल मुरझा गई थी। उसकी खूबसूरती और हुस्न जैसे जल चुका था। आपको क्या हो गया, आप अपना ख्याल नहीं रखती क्या? सदफ को फिलहाल की यह हालत देखकर बहुत सदमा हुआ था। वो फिलहाल का चेहरा छू कर देख रही थी और रोती जा रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बहन, तुम ऐसे मत रो। फिलहाल सदफ को तसल्ली देने लगी। फिर कुछ देर बैठकर सद्दफ अपने घर वापस चली गई क्योंकि उसका शोहर बहुत बदतमीज था और उसे सद्दफ से कह दिया था कि 1 घंटे से ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं, और खुद तो वो फरियाल से मिलने भी नहीं आया था। सद्दफ बेचारी कुछ देर बैठकर अपने घर वापस चली गई थी। अलबत्ता फरियाल की भाभी एक दिन उसके घर रही थी, मगर फिर वो भी चली गई। मगर अब अरहम और फैसल ने फिलहाल का और ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था, और अब सबकी तो वजह पाने के बाद और मरहा से माफ़ी मिल जाने के बाद वो काफ़ी पुरसुकून हो गई थी, और अब उसने भी टेंशन लेना छोड़ दी थी, और अब फिलहाल खुद भी अपना ख्याल रखने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी सेहत अब काफ़ी बेहतर होती जा रही थी, जिसे देखकर अरहम और फैसल काफ़ी खुश और मुतमिन थे। कुछ साल बाद देखो उस लड़की का कुछ सोचो, तुम्हारे घर में दो दो मर्द हैं, कल को कोई बात हो गई तो क्या करोगी? अपनी जिंदगी में उसका कहीं रिश्ता तय कर दो। मोहल्ले की एक औरत जो असे बेगम की उम्र की ही थी, कब से आकर से बेगम के पास बैठी हुई थी और उल्टी सीधी बातें कर रही थी। क्या मतलब है? हमाद मेरा बेटा है और हमजा मेरा नवासा। आप सोच समझ कर बात करें। इससे बेगम को गुस्सा आ गया। हमाद तुम्हारा बेटा है और हमजा तुम्हारा नवासा, लेकिन वो दोनों सारा के कुछ नहीं लगते। तुम्हें मेरी बातों पर गुस्सा आ रहा है, मगर सारे मोहल्ले वाले यही बातें कर रहे हैं। कल तो तुम्हें कुछ हो गया तो इस बच्ची का क्या बनेगा? मेरी बात मानो, उसकी शादी कर दो। उसके लिए एक रिश्ता लाई हूँ। वो नहीं थी सफीना, उनके बेटे का रिश्ता लाई हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा कमा लेता है, बहुत खुश रखेगा उसे। वो आंखें घुमा घुमा कर उसे रिश्ते की तारीफों को पुल बांध रही थी, और उस औरत की बातें सुनकर ऐसे बेगम गुस्से से पागल हो रही थी। और आप इस नशे का रिश्ता लाई हैं जिसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, और वो क्या कमाता है? दर्जी है, दर्जी। और क्या कह रही थी आप? लड़का? वो लड़का है, 40-42 साल तो उम्र होगी ही उसकी। आपको मेरी सारा के लिए ये रिश्ता पसंद आया है? बड़ा मेहरबानी, इतना पसंद है ना तो अपनी पोती से कर दें। मेरी सारा इतनी फालतू नहीं है। जैसे बेगम गुस्से से जैसे फूट पड़ी थी।
अरे क्यों करूं मैं अपनी पोती से, वो कोई लावारिस थोड़ी है ना। अल्लाह का शुक्र है उसकी माँ बाप उसके सर पर हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि उस पर कोई उंगली तो नहीं उठा सकता ना। तुम्हारी सारा का तो पता भी नहीं जाने किस के गुनाह का नतीजा हो जो तुम सड़क से उठा लाए हो। और उस औरत की आखिरी बात पर से बेगम की सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। बस अगर आपने एक और लफ्ज भी बोला ना तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। चली जाए यहाँ से, और दोबारा उस घर में आने की जहमत मत कीजिएगा। ऐसे बेगम दाढ़ ही रही थी। हाँ हाँ, मैं तो जा रही हूँ, मगर दुनिया वालों के मुंह कैसे बंद करोगी ऐसे बेगम? जब मर जाओगी फिर कौन उसकी हिफाजत करेगा? वो औरत अब ऑल फॉल भक्ति उनके घर से निकल चुकी थी। शुक्र है हमाद और हमजा घर पर मौजूद नहीं थे, वरना शायद बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। मगर जीमल और सारा तो सभी कुछ सुन चुकी थी, और आज फिर से सारा अपनी किस्मत पर मातम करने लगी कि जाने उसके नसीब में क्या लिखा था, और पता नहीं वो किसकी औलाद है, और लोग उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। वो रोती ही वॉशरूम में चली गई, और सिमरन से बेगम भी परेशान हो गई कि जो कुछ भी हुआ था उस सब में उस बेचारी सारा का क्या कसूर था। वो दोनों अभी वहीं बैठी थी कि सारा वहां आई थी। नानी जान, वो जो अभी मेरे लिए रिश्ता आया था ना, आप उसके लिए हाँ कह दें, मुझे कोई इतराज नहीं। वैसे भी अब शायद मैं आप लोगों के लिए बोझ बन चुकी हूँ। आज उन्होंने ये बातें कही है, कल को पूरी दुनिया बोलेगी। आप किस किस का मुकाबला करेंगे? सारा ने ये सब कहा और लाउंज में जाकर बैठ गई। जिम्मेदार के पास आई थी। मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए अब अपनी जिंदगी के बारे में खुद ही फैसले करने लगी है। शायद अब उसे किसी की जरूरत नहीं रही ना। जिमल ने सारा की थोड़ी पर हाथ रखते हुए उसका चेहरा ऊपर किया तो वो जिमल के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जिमल ने उसे रोने दिया, और वो चाहती थी कि सारा अपने दिल का गुबार निकाल दे। तभी उसकी कमर को सहलाने लगी। जब वो रो चुकी तो जिमल उससे अलग हुई थी। जिमल ने उसके आंसू साफ किए थे। मैं नहीं जानती कि तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया है, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, अगर तुम लोगों की वजह से मेहनत करना छोड़ोगी दोगी ना, तो ये दुनिया तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी और न, न, नीचा दिखाएगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम दिन के मुकाबला कर सको? ये कहते हुए जिमल ने सारा की तरफ देखा था। सारा ने हाँ में सिर हिलाया। तो उस सब के लिए जरूरी है कि तुम अच्छा पढ़ो। बचपन में तुम कहती थी ना कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, तो क्या अब तुम्हें शौक नहीं रहा कि तुम डॉक्टर बनो? हाँ बोलो। सारा जिमल से सारा के बाजू से पकड़कर पूछा तो वो सर झुका गई। तुम्हें मेरी कसम है, तुमने अच्छा पढ़ना है। ये तो मेरा भी ख्वाब है कि तुम डॉक्टर बनो। तुमने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए हैं, मगर वैसा रिजल्ट नहीं आया जिसकी मुझे उम्मीद थी। अब तुम मेडिकल साइंस पढ़ोगी और डॉक्टर बनोगी, फिर देखना यही लोग जो तुम पर बातें करते हैं ना, आकर तुम्हारे तलवे चाटेंगे। जमल ने उसे समझाया तो उसे भी जमल की बात कुछ कुछ समझ आ गई थी, और अब उसने भी सोच लिया था कि वो जरूर डॉक्टर बनेगी, क्योंकि एक ना एक दिन हमजा ने तो वैसे भी उसे इस घर से निकाल देना था। अगर कुछ बन गई तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, वरना वो लोगों के टुकड़ों पर ही पलती रहेगी। और अब उसने दिल ही दिल में तहिया किया था कि वो दिल लगाकर पढ़ेगी और किसी की बात पर ध्यान नहीं देगी। जी, मैं मेहनत करूंगी और आपका ख्वाब जरूर पूरा करूंगी। उसने जिमल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा तो जिमल ने उसे गले लगा लिया था। वक्त पर लगाकर उठता रहा, और सारा ने खूब मेहनत की, और आज एफएससी का रिजल्ट आया तो सारा के 15वीं पोजीशन आई थी। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि उसके ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। आज फिर से हमजा ने उसकी खुशी का मजाक किरकिरा कर दिया था। जब जिमल ने मिठाई हमजा के सामने की के खा लो तो वो बुरा सा मुंह बनाता वहां से उठ गया और घर से चला गया, क्योंकि आज भी सारा के नंबर हमजा के मुकाबले में बहुत ज्यादा थे। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि हमजा सारा का मुकाबला दूर दूर तक नहीं कर सका, तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि इस बार हमजा सेकंड डिवीजन में पास हुआ था। हालांकि उसने बहुत मेहनत की थी, मगर जाने क्यों उसके नंबर इतने कम आए थे। शहजादा की बद्दुआएं उसे लग चुकी थी। जारी है।